कि 10 लोग उसे घेर के खड़े हो जाते हैं, दूध आ रहा है, दूध आ रहा है। ब्रेस्ट फीडिंग की वो बहुत ही पेनफुल थी 10 दिन की, मुझे मुश्किल से 2 और 3 ड्रॉप। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूके वेट्स आरजे व्लॉग। तो होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का जो व्लॉग होने वाला है ना, वो होने वाला है माय ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी। डे 1 से लेकर अब तक का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा, क्या क्या चैलेंजेस मैंने फेस करे, क्या क्या चीजें मुझे आई, जो भी परेशानियां मुझे आई, क्या क्या डाइट मैंने ली फॉर टू इंक्रीज माई ब्रेस्ट मिल्क एंड सब कुछ मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। बिकॉज काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम आप अपने बेबी को ब्रेस्ट मिल्क देते हो या फॉर्मूला देते हो, या कौन कौन सी चीजें आप अप्लाई कर रहे हो जिससे आपको आपकी ब्रेस्ट मिल्क जो जर्नी है वो इजी हो रही है या फिर डिफिकल्ट हो रही है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक व्लॉग शूट किया जाए। तो गाइस, सबसे पहले लेट मी क्लियर यू कि मैं अपने बेबी को ब्रेस्ट मिल्क ही देती हूँ, और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसे ब्रेस्ट मिल्क दे पाऊँ, बट मैंने इमरजेंसी केसेस के लिए फॉर्मूला मिल्क भी रखा हुआ है। और मैं उसे बीच बीच में कभी कभी फॉर्मूला भी देती हूँ कि उसको हैबिट लग सके फॉर्मूला की भी। इफ़ इन केस अगर मुझे बाहर जाना पड़ा या कोई इमरजेंसी हुई तो वो फॉर्मूला भी अडाप्ट कर पाए। तो जो आज का ब्लॉग होने वाला है ना, उसको मैं 4 फेजेस में डिवाइड करने वाली हूँ कि आप लोगों को ताकि समझने में इजी रहे। फर्स्ट फेज होगा कि आपको ड्यूरिंग योर 3rd ट्राइमेस्टर से क्या क्या प्रोडक्ट्स ले लेने चाहिए जो कि आपकी जर्नी है उसको इजी कर सके। जो नेक्स्ट फेज होगा वो ये होगा कि कौन कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर आते हैं, कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आती है जो आपको एक बोलते हैं ना कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन देने लग जाती है अगर हम ब्रेस्ट मिल्क की बात करें तो। बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन में कहीं ना कहीं उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। थर्ड जो फेज होने वाला है मेरे आज के ब्लॉग का वो ये होने वाला है कि क्या क्या चीजें आप खाएं और क्या क्या कैसी अपनी डाइट रखें जिससे आपका जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई सफिशिएंट हो पाए आपके बेबी के लिए। और जो 4th फेज होने वाला है वो होने वाला है कि मेरी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी कैसी रही या कैसी चल रही है, और कौन कौन सी चीजें आपकी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी को कंफर्टेबल कर सकती है। ये 4 फेज होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना देर तो गाइज, आप लोगों को अपने 3rd ट्राइमेस्टर से ना काफी चीजें ले लेनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ब्रेस्ट पंप बाय कर लीजिए, जो कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी दिखाया था। ये आपके लिए बहुत 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 मतलब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आपने प्लान कर लिया है कि आप अपने बेबी को सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क देंगे तो ब्रेस्ट पंप जरूर ले लीजिए, ब्रेस्ट पैड जरूर ले लीजिए, और निपल क्रीम जरूर ले लीजिए। सबकी फोटो या सबका लिंक मैं अपनी बायो में डाल दूंगी या आप कमेंट में मांग सकते हैं। फोटो मैं अपनी स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ। ये चीजें आप बाय कर लीजिए 3rd ट्राइमेस्टर में। ये मत सोचिए कि बेबी हो जाएगा उसके बाद ये सारी चीजें करूंगी। तो फर्स्ट इज ब्रेस्ट पंप ले लीजिए, निपल केयर क्रीम ले लीजिए, और अपने लिए ब्रेस्ट पैड्स ले लीजिए। और 4th इज अपने लिए बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल मैटरनिटी ब्रा ले लीजिए, बहुत ही आपके काम आने वाली है। उस टाइम पे आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि मुझे पैडेड लेनी है, नॉन पैडेड लेनी है। हर किसी का कंफर्ट जोन अलग होता है। जैसे कि मैंने स्पोर्ट्स ब्रा ज्यादा मतलब ज्यादा प्रेफर करी थी अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो मैंने मोस्टली स्पोर्ट्स ब्रा ली थी। तो 4 थिंग्स यू मस्ट बाय। द फर्स्ट वन इज ब्रेस्ट पम्प, ब्रेस्ट पैड, nipple cream, and the 4th one is your maternity bra, or you can say that best bra जो कि आपके लिए कंफर्टेबल है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर। औरतें वुमेन्स परेशान हो जाती है कि उनको ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ पा रहा है। सेम मेरे साथ भी हुआ था। अभी मैं बड़ा बड़ा ज्ञान दूंगी, लेकिन जब मैं उस सिचुएशन में थी तब मैं बहुत ज्यादा मतलब एक मुझे अभी भी याद है कि 2nd डे मैं हॉस्पिटल में थी और मैं रो रही थी। दीपक ने मुझे शांत कराया, और रीजन ये था कि मुझे ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ पा रहा था और मैं रो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा बच्चा भूखा है। तो गाइज, मैं उस फेज से निकल चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको 10 ड्रॉप्स भी मिल्क आ रहा है ना इनिशियल के 2 3 4 डेज में, तो उतना ही आपके बेबी के लिए सफिशियंट है। ये चीज मुझे अब समझ आई है। उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा बच्चा भूखा है, लेकिन वो भूखा नहीं है। बच्चे को जितना नीड होता है मदर की बॉडी उतना ही सप्लाई करती है।
और वैसे भी इनिशियल के 1-2 डेज तो आपका येलो मिल्क आता है, दैट वी कॉल कोलोस्ट्रम। तो वो हमारा काफी थिक होता है, इसलिए वो कम ही आता है। और 3rd डे से मेरा मिल्क सप्लाई अच्छा हो गया था, टचवुड। तो ये इस चीज पे आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, रोना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। इनिशियल में आपका ब्रेस्ट मिल्क कम ही आएगा। एंड और भी काफी सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर आने लग जाते हैं, जैसे कि कुछ काफी लोग काफी शाय फील करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे। बहुत ज्यादा प्राउड फील करना है कि मैं अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ। और द सेकेंड थिंग इज दिस, हमारे सराउंडिंग वाले लोगों को भी ये समझना चाहिए कि अगर एक मदर अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रही है तो उनको एक पर्सनल स्पेस दो। वो थोड़ा सा काफी ज्यादा मतलब इरिटेटिंग कंडीशन हो जाती है कि 10 लोग उसे घेर के खड़े हो जाते हैं, दूध आ रहा है, दूध आ रहा है। तो प्लीज वो मत करो। और अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो उस सिचुएशन में आप अंधे बहरे गूंगे हो जाओ, अपने पे स्ट्रेस मत आने दो। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं जो एक फीमेल फेस करती है। नंबर 1 इज मिल्क नहीं आ रहा है, एंड नंबर 2 इज वो थोड़ा सा इरिटेट होने लग जाती है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। नंबर 3rd इज कि कौन कौन सी डाइट फॉलो करें जिससे आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अच्छा रहे। तो गाइज मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब किटू ऑलमोस्ट 4-5 डेज का था ना, तब उसको जॉन्डिस हो गया था, जिसकी वजह से वो 2 दिन नर्सिंग होम में रहा था। उसकी फोटोथेरेपी चल रही थी और मेरे वो 2-3 दिन ना बहुत हेक्टिक हुए थे। उसमें मैं भूल गई थी मैं खाना खा रही हूँ या नहीं, मैं कुछ पी रही हूँ या नहीं, मैं रेस्ट ले रही हूँ या नहीं, जिसकी वजह से मेरा मिल्क फ्लो भी काफी कम हो गया था। तो सीरियसली ये चीजें बहुत इम्पैक्ट देती है, आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल बहुत इम्पैक्ट देता है आपके ब्रेस्ट मिल्क पे। तो मेक श्योर कि आप डाइट बहुत हेल्दी लें, आप प्रॉपर रेस्ट लें और आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लें। ये 3 चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है, बिकॉज ये डेफिनेटली आपके ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई पे बहुत इम्पैक्ट करता है। मैंने कौन कौन सी डाइट ली थी अपने ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी जेठानी ने मेरे लिए बहुत ही हेल्दी गूंद के लड्डू बनाए थे घी डाल के। तो कुछ वो बोलते हैं ना, पुरानी चीजें भी आपको अडेप्ट करनी है। सबसे पहले आपको अर्ली मॉर्निंग जीरा वाटर लेना है, वो आपके लिए बहुत हेल्दी रहेगा, ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई में बहुत अच्छी हेल्प करता है। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि आप छोटी छोटी मील लेते रहें, बार बार मील लें, और अपनी मील में ना मिल्क जरूर ऐड करना। मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि मैं जितना दूध पीती हूँ मैं उतना ही दूध सप्लाई अपने बच्चे को करवा पाती हूँ। और मैंने एक चीज और ली, ये मेरी फ्रेंड, थैंकफुल हूँ मैं उस फ्रेंड के लिए जिसने मुझे गैलेक्ट मुझे सजेस्ट किया। गाइस सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको भी बता दूं। गैलेक्ट होता है, इसमें ना कुछ शतावरी की हर्ब्स होती हैं जो कि आपके ना ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बहुत इंक्रीज करती है। ये मेरा 2nd बॉक्स है और इसके काफी सारे फ्लेवर आते हैं, आप इसे गूगल कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। ये मुझे टचवुड बहुत काम करता है मेरे ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई में। तो मेक श्योर आप अपनी डाइट को लेके बहुत ज्यादा हेल्दी रहें, ड्राई फ्रूट्स लें, मिल्क लें, कर्ड लें, और दाल चावल खिचड़ी और ये लड्डू, मखाना, सब कुछ लें। अभी बिल्कुल ये मत सोचे मेरा फिगर खराब हो रहा है, मैं मोटी हो रही हूँ, मैं पतली हो रही हूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। बिकॉज अभी जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको अपने बच्चे के लिए खाना है। तो ये बात करी हमने डाइट के लिए। अब हम बात करते हैं क्या क्या चैलेंजेस मैंने फेस करे ड्यूरिंग माय ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे ही मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, मुझे विद इन 1 आवर मुझे अच्छा ब्रेकफास्ट मिला था, बिकॉज मुझे विद इन हाफ एन आवर मुझे अपने बेबी को फीड कराना था। तो मैंने जैसे ही मुझे बेबी दिया गया, वो ट्रस्ट मी दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग होती है और बहुत ही प्राउड मूवमेंट होता है कि मैं अपने बेबी के लिए फूड जनरेट कर पा रही हूँ, मतलब मैं फूड बना पा रही हूँ अपने बेबी के लिए। इससे बढ़िया फीलिंग वर्ल्ड की, लाइफ की कुछ नहीं है। तो बेबी मुझे दिया गया और मुझे उसे फीड कराना था कि मुझे मुश्किल से 2 और 3 ड्रॉप ऑफ कोलेस्ट्रम आया, जो कि मैंने अपने बेबी को दे दिया। उसके बाद देन मुझे वार्ड में शिफ्ट किया गया और उसके बाद पूरे 2 दिन तक मुझे मिल्क नहीं आया। लैक्टेशन काउंसलर आती थी, वो एक्सप्रेस तो करती थी ब्रेस्ट मिल्क, बट हार्डली 2 to 3 स्पून मिल्क आता था। तब मैं स्ट्रेस में थी और कहीं ना कहीं वो शायद लैक्टेशन काउंसलर्स और डॉक्टर की भी लैकिंग होती है कि वो आपको अच्छे से गाइड नहीं करते, वो आपको बताते नहीं है कि यार इतना ही मिल्क सफिशिएंट है बच्चे के लिए। वो आपके ऊपर एक स्ट्रेस डालते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए।
और कहीं ना कहीं वहाँ मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा मेरे हॉस्पिटल के साथ खराब था कि उन्होंने मेरे पे प्रेशर किया कि आप अपने बच्चे को फीड कराओ। और बाद में मैंने जब इसके ऊपर रिसर्च करी तब मुझे पता लगा कि इनिशियल में आपको जितना मिल्क आ रहा है बच्चे के लिए उतना ही सफिशिएंट होता है। जो मेरी जर्नी थी ना ब्रेस्ट फीडिंग की वो बहुत ही पेनफुल थी 10 दिनों तक। और मतलब बहुत सोर हो गए थे, बहुत ड्राई हो गए थे मेरे निपल्स और बहुत ही क्रैकी हो गए थे, पेनफुल हो गए थे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो सारा फोकस किया वो अपनी नॉर्मल डिलीवरी के योगा के लिए फोकस किया, मैंने अपने बेबी की चीजों के लिए फोकस करा, बट मैं जो वो ब्रेस्ट फीडिंग फेज था ना उसके लिए प्रिपेयर नहीं थी। और कहीं ना कहीं इसीलिए जो मेरा जो वो फेज था वो काफी ज्यादा डिप्रेस था, काफी ज्यादा एंजाइटी वाला फेज था। और इसीलिए मैंने ये सोचा कि मुझे डेफिनेटली इस पे तो एक व्लॉग शूट करना चाहिए, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि कोई और इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से फेस करे। मुझे इतना नॉलेज तब नहीं था ब्रेस्ट फीडिंग फेस का, और मैं ब्रेस्ट फीडिंग फेस के लिए प्रिपेयर नहीं थी, मैंने वहां तक की तो सोची ही नहीं थी, मतलब मैं अपनी डिलीवरी तक के लिए प्रिपेयर थी। बट जब वो रोज पूरी रात रात भर बच्चे को फीड कराना है, बिकॉज इनिशियल में क्या होता है ना, आपका बच्चा बार बार फीड लेता है, हर 10-10 मिनट बाद फीड लेता है पॉटी करता है, फीड लेता है पॉटी करता है। तो जो वो 10 to 15 डेज का फेज था ना वो मेरे लिए इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था, इतनी ज्यादा एंजाइटी हो गई थी ना मुझे कि और मेरे जो निप्पल थे वो सोर हो गए थे, बहुत ज्यादा ड्राई हो गए थे, क्रैकी पेनफुल हो गए थे। उसके बाद जब मैंने दिमाग लगाया भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मैंने ब्रेस्ट पंप पहले से ले रखा था, मैंने ब्रेस्ट पंप की हेल्प से मिल्क एक्सप्रेस करना स्टार्ट किया, और मैंने फिर उसको डायरेक्ट बॉटल फीड कराना स्टार्ट किया। और वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। तो मैं सारी वर्किंग मदर को ये एडवाइस करूंगी, इवन वर्किंग ही नहीं, मतलब हर सारी मदर को मैं ये एडवाइस करना चाहती हूँ कि सिर्फ आप अपनी हैबिट मत दो बच्चों को, आप एक्सप्रेस करके भी पिलाओ, आप बॉटल फीड दो, आप अपना फीड दो, और आप फॉर्मूला फीड भी दो अगर आप चाहते हो तो। अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो तो वो अलग बात है, बट आप दो उसे, बच्चे को हर कंडीशन की आदत डलवाओ। बिकॉज ना क्या होता है कि हम उस मदरहुड जर्नी में इतने ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं ना कि हम अपनी केयर नहीं कर पाते, हम सारा इवन हमारे सराउंडिंग के लोग, हम सब कुछ सारा फोकस हम बच्चे के बेस्ट के लिए करने लग जाते हैं। ऑब्वियसली हर मदर करती है, बट कहीं ना कहीं आप अपने आप को वहां मत भूलो। तो ये थी मेरी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी जो कि बहुत पेनफुल रही है इनिशियल के 10 to 15 डेज। नाउ आई एम सो हैप्पी, मैं अपने बच्चे को अपने से भी डायरेक्ट फीड कराती हूँ, बॉटल फीड भी देती हूँ, इमरजेंसी में फॉर्मूला फीड भी देती हूँ। और बिकॉज मैं इस चीज में सेटिस्फाई हूँ, मेरा बेटा इसमें सेटिस्फाई है। और अगर आप इन चीजों से सेटिस्फाई हैं तो आप भी इन चीजों को फॉलो करें, और डेफिनेटली इन फेजेस का ध्यान रखें, चाहे वो आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर हो, चाहे वो आपके सेल्फ केयर हो। तो गाइज ये थी मेरी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी, और फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।